हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें जो हमारा पहला बेस है, मींस हम ट्रांजैक्शन को किन बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, व्हाट विल बी द बेस। तो फर्स्ट बेस है हमारा कैश बेस। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना 1 अप्रैल 2019 से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है और दैट इज एंडेड टू 31 मार्च 2020। तो इस दौरान जितना भी हमने कैश रिसीव किया दैट इज माय रिसीट्स, एंड जितना भी मैंने कैश पे किया दैट इज माय पेमेंट, वो ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी। यानी कि आउटस्टैंडिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं, एक्रूड जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि अगर कोई पेमेंट हम ना करें दैट इज़ आउटस्टैंडिंग पेमेंट, और अगर हम कोई पेमेंट हमें नहीं मिले दैट इज़ एक्रूड इनकम। तो उनको रिकॉर्ड हम इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 मार्च 2020 को 30,000 रुपीज़ की सेल की एंड दैट अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2020, मुझे वो 31 मार्च 2020 तक वो पेमेंट 30,000 रुपये नहीं मिली है, तो ये ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं होगी और ये मैं प्रॉफिट निकालने में काम नहीं आएगी। ठीक है। अब जो रिसीट्स हैं, मतलब पूरे साल भर की जितनी भी पेमेंट मुझे मिली है और जितना मैंने पेमेंट किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डेफिनेटली अगर रिसीट ज़्यादा है तो इट विल बी अ प्रॉफिट, और अगर पेमेंट ज़्यादा है तो इट विल बी अ लॉस। तो पेमेंट्स माइनस रिसीट्स हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैश आया है तो रिकॉर्ड करो, मीन्स इट्स लाइक अ कैश बुक। द अकाउंट्स विल बी लाइक अ कैश बुक, जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। और एक्रिल, फिर अभी मैं एक एक्रिल बेसिस समझाती हूँ, फिर बताती हूँ कि दोनों में कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्या है। एक्रिल बेसिस क्या है कि हम रिसीट्स एंड पेमेंट को ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जो रिकॉर्ड करेंगे, हमारा जो बेस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो रहेगा अर्न एंड ड्यू। अर्न क्या करना है, मान लो कि अगर मेरे पास कोई पैसा रिसीव करने का राइट आ जाता है, मेरा लीगल राइट बन जाता है कि मुझे वो पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट कैश बेसिस में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने 5 मार्च को 2020 को अगर मैंने सेल किया 30,000 की, तो वेदर दैट अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी बट आई हैव अर्न दैट मनी बिकॉज आई हैव डिस्पैच्ड द गुड्स। मैंने वो गुड्स दे दिए हैं, इसका मतलब मैंने गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, इसका मतलब आई हैव अ राइट टू रिसीव दैट 30,000 रुपीज़, मतलब वो पैसा मैंने क्या कर लिया है, अर्न कर लिया है। इसी तरह से ड्यू क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय को आपने अपॉइंट किया और उससे 12 मंथ्स, ये मान लो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, इन 12 मंथ्स की मैंने उससे काम कराया और मैंने अभी उसको जो सैलरी पे की है दैट हैज़ बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, तो दैट 1 मंथ सैलरी विच हैज़ नॉट बीन पेड टू दैट एम्प्लॉय, दिस इज ड्यू, है ना। वो अमाउंट मेरी ड्यू हो गई। ड्यू क्यों हो गई, बिकॉज आई हैव द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, कि भले ही मैंने उसको पेमेंट नहीं की है लेकिन मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है, मेरी लायबिलिटी है कि मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे ये दोनों चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कैश बेसिस में ना तो मैं इस 30,000 को रिकॉर्ड कर रही थी एज रिसीट, एज इनकम, और ना ही मैं वो 1 महीने की सैलरी को रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैंने उसको पे नहीं किया था। लेकिन एक्रुअल बेसिस में, क्योंकि दैट 30,000 रुपीज़ हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दैट 1 मंथ सैलरी इज ड्यू टू द एम्प्लॉय, वो हमें देनी है, हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस में क्या डिफरेंस है। कैश बेसिस में ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर रिसीव्ड और पेड, है ना, एंड इन एक्रुअल बेसिस वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच वी हैव अर्न एंड ड्यू, जो हमने अर्न कर ली है या हमारी तरफ से ड्यू हो गई है। वेदर द कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, लाइक इन दिस केस, एंड वेदर द अमाउंट हैज़ बीन पेड और नॉट, दैट द केस ऑफ दैट एम्प्लॉई टू विच 1 मंथ सैलरी हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द फर्म। ठीक है, समझ आ गया। ओके, नाउ वी मूव टू प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट, आपको कैश बेसिस में मैंने बता ही दिया है कि आपकी रिसीट्स, जितना भी पैसा आपको मिला है,
एंड आपकी पेमेंट्स यानी कि जितना भी आपने पेमेंट किया है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर रिसिट्स एक्सीड करती है तो इट विल बी अ प्रॉफिट टू द फर्म, और अगर पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो इट विल बी अ लॉस टू द फर्म। तो हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट यानी कि जो पैसा आया है और जो पैसा गया है उसी को कंपैरिजन करेंगे। आउटस्टैंडिंग या अनरिसीव्ड चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन इस केस में जितना भी अमाउंट अर्न किया गया है या ड्यू हुआ है वो सारा ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम और एक्सपेंस को का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो इट विल बी अ लॉस। अब इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगी? इनकम हमने कर ली है। इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इनकम अर्न हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ये जो 30,000 है इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, है ना। लेकिन अगर मैंने दूसरा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने 5 मार्च को 10,000 का एडवांस रिसीव कर लिया, जो कि मैं गुड्स अप्रैल में दूंगी उसको। मान लो 40,000 के गुड्स मुझे डिस्पैच करने हैं, 40,000 के गुड्स मुझे डिलीवर करने हैं और उसकी 10,000 की पेमेंट मैंने रिसीव कर ली है। 10,000 की पेमेंट मार्च के महीने में ही, जबकि मैंने अभी ऑनरशिप गुड्स की ट्रांसफ़र नहीं की है, वो मैं अप्रैल में करूँगी 40,000 की। तो ये जो 10,000 है ये कैश बेसिस के अकॉर्डिंग तो क्योंकि वो पैसा मिल गया है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में काम आएगा। लेकिन एक्रिल बेसिस में क्योंकि वो 10,000 इस साल से रिलेट नहीं करता है, अभी हमने उसको अर्न नहीं किया है, अभी हमारा राइट उस कैश को रिसीव करने का नहीं बना है। कब बनेगा? जब मैं 40,000 के गुड्स उसको दे दूँ। तो वो इनकम जो है वो एक्रिल बेसिस में काउंट नहीं होगी। यानी कि अगर आप कोई एडवांस में कुछ रिसीव कर लेते हैं या एडवांस में पे कर देते हैं तो वो आपके उस साल के इनकम और एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होगी। एक आसान सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको आपके बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल सैलरी पे करनी है 1,20,000 की। इट इज़ योर ड्यू अमाउंट, ये आपको पे करनी है ना। इसमें से आप 10,000 पे नहीं करते, मतलब आपने जो पेमेंट करी है 10,000, एक बंदे एक आपका एम्प्लॉई ऐसा है जिसका एक महीने का 10,000 का सैलरी बाकी है, वो आपने अभी पे नहीं किया है। और एक ऐसा बंदा है जिसको आपने 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के लिए पहले ही दे दिया है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि टोटल जो ड्यू अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपये। आपने जो पे नहीं किया है, मतलब आपको देना था 1,20,000, आपने जो नहीं पे किया दैट इज 10,000, और आपने जो एडवांस में पे कर दिया वो है 5,000। तो एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है ना, पेमेंट कितनी हुई? 1,20,000 देना था, जिसमें से 10,000 नहीं दिया, तो यानी कि पेमेंट कितनी हुई? 1,10,000, और 5,000 आपने एडवांस दे दिया, तो पेमेंट एक्चुअल में आपने इस साल पे किया 1,15,000। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता है कि पेमेंट आपने करनी थी 1,15,000 की है, 1,15,000 जिसमें से 5,000 एडवांस है। जैसे मैं कहूँ, इसी का दूसरा फॉर्म अगर मैं बनाऊँ कि पेमेंट 1,15,000 हुई है, जिसमें से नहीं पे किए वो 10,000 है, एडवांस में पे कर दिए वो 5,000 है, तो ड्यू अमाउंट कितनी होगी? तो उल्टा कर देंगे, इट विल बी 1,20,000। तो एज पर कैश बेसिस पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड, दैट इज 1,15,000, एंड एज पर एक्रिल बेसिस 1,20,000 विल बी रिकॉर्डेड। तो समझ आ गया कि हमें जो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एंड लीगल राइट टू रिसीव कैश वो हम एक्रिल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बेसिस में सिर्फ हम जितनी पेमेंट हुई है, जितनी रिसीट हुई है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आसान है? ऑब्वियसली कैश, उसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कौन सा एडवांस है कौन सा नहीं आया, है ना। अगर फर्नीचर हमने 50,000 का खरीदा है तो कैश बेसिस में 50,000 आपकी पेमेंट है, आप 50,000 को ही प्रॉफिट निकालने में कैलकुलेट कर लोगे। जबकि एक्रिल बेसिस में आप 50,000 के फर्नीचर को ये देखोगे कि वो कितने ईयर्स तक आपको काम में देगा। मान लो वो फर्नीचर आपको 10 ईयर्स तक काम में देगा, तो आपका जो इस साल का एक्सपेंस है वो ओनली 5,000 है। The depreciation amount of ₹5,000 will be treated as an expense in accrual basis। ठीक है, तो या एक मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे समझाया था। कैश बेसिस में कैपिटल और रेवेन्यू का कोई पार्टीशन नहीं है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, आपको सिर्फ कंसिडर करना है रिसीट एंड पेमेंट का, चाहे वो कौन से भी नेचर की हो। जबकि एक्रुअल बेसिस में प्रॉफिट निकालने के लिए आप सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर या इनकम्स हैं उनको ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस मैचिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक साल की इनकम को एक साल के एक्सपेंसेस से ही मैच करो तभी आप प्रॉफिट निकालेंगे। जबकि ये कह रहा है रिसिट्स और पेमेंट को मैच करो, चाहे वो इस साल के हैं और चाहे वो इस साल के नहीं हैं। ठीक है, जो कैश बेसिस है वो कंपनीज एक्ट के अंडर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें कैश बेसिस को कहीं भी जगह रिकॉग्निशन नहीं मिली है। उसमें जिसको रिकॉग्निशन मिली है वो कौन सा है, वो है एक्रुअल बेसिस। तो हम जो अपने 11th में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे वो एज पर डबल एंट्री सिस्टम एंड एज पर एक्रुअल बेसिस मेंटेन करेंगे। तो कहेंगे कैश बेसिस क्यों है, तो जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना मेडिकल लाइन में, यानी कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जनरली अपना जो अकाउंट है वो कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं। और कैश बेसिस पे भी नहीं, वो कहीं हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड आपको पता ना, हाइब्रिड मतलब मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच मतलब कि वो कुछ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ एक्रुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैश बेसिस इज नॉट रिकग्नाइज फॉर बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स हमेशा कौन सा बेसिस यूज़ करती हैं, एक्रुअल बेसिस यूज़ करती हैं। प्रोफेशनल ज़रूर कैश बेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। प्रोफेशनल्स हमारे कैश बेसिस को ज़्यादा, और कैश बेसिस भी मैं अगर ट्रूली नहीं कहूँ तो वो हाइब्रिड को यूज़ करते हैं। हाइब्रिड इज़ द मिक्सिंग ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। तो दिस इज़ ऑल फॉर कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका ये, जो 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़, इतना आसान सा टॉपिक है, बस आप डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार। डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस के बहुत सारे डिफरेंस कर दिए। इसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखते। इसमें हमें हर चीज़ ध्यान रखनी है ना। जो इस साल की है वो इसी साल रिकॉर्ड होगी, उसमें चाहे किसी भी साल की हो, वो अगर रिसीट एंड पेमेंट है तो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसमें जो इस साल की अर्न और इस साल की ड्यू है वही रिकॉर्ड होगी। हम दूसरे ईयर की चीज़ों को एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का देना था 5,000 रुपये और मैंने एडवांस पेमेंट कर दी अगले साल की भी 5,000 रुपये और, तो एज़ पर कैश बेसिस मेरी जो पेमेंट है वो 10,000 है और एज़ पर एक्रुअल बेसिस मेरा जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 5,000 है, क्योंकि इस साल का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 5,000 रुपये है। ड्यू जो मेरी अमाउंट है वो सिर्फ 5,000 है, विद पेड और नॉट। अगर मैंने दिया है तो भी मेरा 5,000 खर्चा है, मैंने नहीं दिया है तो भी मेरा 5,000 रुपये का खर्चा, और मैंने 5,000 के अलावा 5,000 और भी दे दिया है एडवांस में तो भी मेरा 5,000 का खर्चा है। जबकि ये कहता है 5,000 दिया है तो 5,000 खर्च है, नहीं दिया है तो कुछ खर्च नहीं है, और अगर आपने 10,000 दे दिया तो 10,000 खर्च है। ठीक है, तो हम जो इस पूरे 11th में यूज़ करेंगे वो कौन सा बेसिस यूज़ करेंगे, एक्रुअल बेसिस। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लासेस में, जब मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की क्लास लूँगी तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।